आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के सारथी प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जीएस पेपर थर्ड के पार्ट ए इकोनॉमिक्स को हम लोग देख रहे थे, है ना, जिसमें हमने कल देखा कि अर्थव्यवस्था 2 दिन की क्लासेस में हमने ये देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, है ना। इसके बारे में हमने इसके टाइप्स को पढ़ा कि कौन कौन से टाइप होते हैं, उत्पादन के संसाधन क्या कहलाते हैं। इन सभी सेक्टर्स को हमने यहाँ पर देखा, इन सभी पहलुओं को हमने यहाँ देखा। कल हमने देखा था कि संसाधन के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें हमने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। डिटेल से हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। एक बार फिर से इसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है वो किसने दी थी? वो दी थी जॉन मेनार्ड केन्स ने, जॉर्ज मेनार्ड केन्स ने। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। और उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो किसमें दिए हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस में, है ना। वेल्थ ऑफ नेशंस कब लिखी गई? 1776 में। ठीक है। तो एडम स्मिथ ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया? वो आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, कार्ल मार्क्स ने दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। तो हम मिश्रित अर्थव्यवस्था देख रहे थे, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। और क्या थी मिश्रित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी कि कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, है ना, उसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो समन्वित रूप है वो क्या कहलाता है? वह मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। उसकी इसमें क्या होता है? सरकार जो है वो नियामक के रूप में कार्य करती है ना। और आर्थिक जो गतिविधियां होती है वो आर्थिक नियोजन या आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं, या जो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है कार्य करने की, ठीक है, आर्थिक समानता को प्रत्यक्षता स्थापित करना और लोक कल्याण का कार्य करना मिश्रित अर्थव्यवस्था का कार्य है। तो यहाँ तक हमने देखा था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हमारे जो अभी आर्थिक पहलू हैं, या हम जो अर्थव्यवस्था के जो हमारे बेसिक पहलू हैं, है ना, जो हमारे मौलिक पहलू जो इन्होंने फर्स्ट यूनिट में दिया है, अभी हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे। आगे के 3-4 क्लासेस में हम और इन्हीं चीजों पर बात करेंगे। ये आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे के लिए समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से फिर बिना रटे, बिना किसी चीज को आप बहुत ज्यादा याद किए, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप बहुत उसको अच्छे से लिख पाएंगे। और ये आपके तीनों पेपरों में, जैसे कि प्रीलिम्स में, वैसे प्रीलिम्स में जो है इकोनॉमिक्स वाला सेक्टर है वो थोड़ा कम आता है, उस सेक्शन से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं। ठीक है। मेंस में तो आएगा ही आएगा। मेंस के अलावा आप एसए के पेपर में भी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को, या आप जो हम पढ़ेंगे इनका जिक्र आप कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी इन चीजों से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपका मार्च अप्रैल के टाइम में अगर इंटरव्यू होता है ना, मार्च अप्रैल के टाइम पीरियड में आपका चलता है इंटरव्यू, तो उस समय बजट आता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है ये जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का आना, बजट के बारे में चर्चा होना। तो उस समय इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप वहां पर बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं, आप उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप मुझे जरूर बताइए, हम उन पर फिर से चर्चा करेंगे। आगे का हम दोहराते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद हम आते हैं आगे। हम देखते हैं कि कल ही हमने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, है ना, कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, जिसमें हमने प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर को भी देखा। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ हमने ये, इसके पहले हमारा एक टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था कि विकास के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की थी। ठीक है। कौन कौन सी? अल्प विकसित थी, है ना, विकासशील थी और विकसित अर्थव्यवस्था थी।
ठीक है, ये समझने के लिए मैं चाह रही थी कि आपको पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो जो अर्थव्यवस्था का जो सेक्टर है वो किन किन चीजों में डिवाइड है ना। प्राथमिक सेक्टर को हमने कल देखा, है ना। प्राथमिक क्षेत्र हमने देखा, जैसे कि कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा था, कृषि आधारित क्षेत्र भी कहते हैं इसे, कृषि आधारित क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। सेकंड हमने देखा सेकेंडरी या द्वितीय क्षेत्र, है ना, सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड हमने देखा कौन सा, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर। इनके बारे में कल हमने डिटेल से जाना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या था। प्राथमिक सेक्टर में क्या था कि कृषि से आधारित, कृषि पे आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था होगी वो कौन से सेक्शन में आएगी, वो प्राथमिक सेक्टर में आएगी। कौन से सेक्टर में होगी, प्राथमिक सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, कच्चा माल और मशीन की सहायता से जो उत्पाद तैयार होगा, जो वस्तुएं या जो सेवाओं का जो उत्पादन होगा, है ना, जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो किस में होगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर दोनों का जो कार्य आगे जो चलेगा, जो आगे बढ़ेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, वो टर्शरी सेक्टर पर निर्भर होगा, ठीक है। तो इनके बारे में हमने देखा था, है ना। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आ जाता है, बैंकिंग आ जाती है, ट्रेवल्स आ जाता है, बैंकिंग, ट्रेवल्स, लोक प्रशासन, जो हम अभी जो टीचिंग है, जो डॉक्टर हैं, ये सारा का सारा जो सेक्शन होगा वो किस में आएगा, ये सारा का सारा टर्शरी सेक्टर में आएगा। यहाँ तक हमने कल समझ लिया था और हमने इन्हें कल लिखा भी था। आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमें चतुर्थक क्षेत्र क्या है, चतुर्थक क्षेत्र, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, क्वार्टनरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर, ठीक है। क्या होता है इसमें, किन चीजों को शामिल किया जाता है, क्या है ये, वैसे तो तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत स्वरूप है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप, उन्नत रूप, तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप, है ना। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित, ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल किया जाता है, इसे आप नोट कर लेना, सेवाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने कल भी देखे थे, आज भी हम देख सकते हैं अभी भी, कि क्या क्या होगा, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, है ना, टैक्स मैनेजमेंट, और टैक्स मैनेजमेंट हो गया, पोर्टफोलियो प्रबंधक हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, सांख्यिकीविद हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आएंगे, क्वार्टनरी सेक्टर में। क्या होता है इसमें, इसमें होता है कि यहाँ मुख्य रूप से क्या सूचना और ज्ञान से संबंधित जो भी क्षेत्र, मुख्यतः सूचना और ज्ञान से संबंधित जो सेवाएं होंगी वो चतुर्थक क्षेत्र में शामिल होंगी, ठीक है। और फिफ्थ हमारा आता है कौन सा, पंचम क्षेत्र, ठीक है, पंचम क्षेत्र। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, क्वीनरी सिस्टम, क्वीनरी सिस्टम, क्वीनरी, सॉरी, क्वीनरी सेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है क्वीनरी सेक्टर में, क्वीनरी सेक्टर में ये जो क्षेत्र है ये उच्च स्तरीय रणनीतिक सोच को डेवलप करता है ना, उच्च स्तरीय रणनीतिक सोच, नवाचार और नीति निर्माण पर केंद्रित है ये। क्या क्या होता है इसमें, लिख लेंगे इसे, आप नोट कर लें, उच्च स्तरीय, समझाने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा यदि आप नोट कर लेंगे तो, उच्च स्तरीय निर्णय, उच्च स्तरीय निर्णय लेने और उन्नत अनुसंधान, और उन्नत अनुसंधान को शामिल करता है, को शामिल करता है,
ठीक है, क्या होता है इस क्षेत्र में? उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय रणनीतिक सोच। ठीक है, रणनीतिक सोच, उच्च स्तरीय रणनीतिक सोच, नवाचार और नीति निर्माण पर केंद्रित है। नीति निर्माण पर केंद्रित है। नीति निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे? जैसे कि वैज्ञानिक, ठीक है, शोधकर्ता, और क्या होंगे आपके? वित्तीय प्रबंधक, है ना, वित्तीय प्रबंधक। और कौन कौन से हो सकते हैं? विदेशों में जो मेन अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जैसे WTO के अध्यक्ष हो गए, ठीक है, WHO के जो अध्यक्ष है, या वहां पे और भी जो उनकी टीम है, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये पंचम क्षेत्र में आ जाएंगे। ये उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, है ना, भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ये निर्णय को, मतलब ये डिसीजन मेकिंग का इनके पास पावर होता है, और उस हिसाब से ये अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं। तो आप चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र अच्छे से समझ पाए। आगे बढ़े, हमने इन पर कल भी बात की थी, आज हमने इनको फिर से अच्छे से समझा है, क्योंकि कल हमने इन्हें नोट नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये क्यों समझा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में हमने पहले क्यों जाना, जबकि हमारा टॉपिक तो ये चल रहा था कि विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होंगी वो कैसी होंगी। ये इसलिए समझा कि आगे जो हमारी अब पहली जो अर्थव्यवस्था का टाइप होगा वो कैसा होगा? वो है अल्प विकसित। कैसी है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे नोट भी करेंगे कि इसमें जो ज्यादा निर्भरता होती है ना, इस अर्थव्यवस्था में जो निर्भरता होती है आजीविका के लिए जो निर्भरता होती है वो क्या होती है? प्राथमिक क्षेत्र पर होती है ना, प्राथमिक क्षेत्र पर वो डिपेंड करता है। वो लोग कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? उनकी आय का जो स्तर है वो भी कैसा होता है? निम्न होता है। आय का स्तर अगर निम्न होगा तो क्या होगा? उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी कम होगी। क्रय शक्ति कम होगी तो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होगा वो भी निम्न होगा। मतलब कि ओवरऑल वहां देखा जाए तो वहां की जो GDP होगी, वहां का जो विकास होगा वो कैसा होगा? वो कम होगा, है ना। कृषि सेक्टर में अगर लोग लगे हुए हैं तो वहां की आय जो है वो कैसी होगी? और वो जो कृषि सेक्टर है जिसमें वहां के लोग लगे हुए हैं आजीविका के लिए, तो जो कृषि होगी वो भी कैसी होगी? परंपरागत तरीके से होगी। किस तरह से होगी? परंपरागत तरीके से होगी। इससे क्या होगा? निम्न आय होगी, ठीक है। तो वहां का जो जीवन स्तर होगा वो कैसा होगा? बहुत अच्छा नहीं होगा। वो लोग बहुत ज्यादा एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते हैं, या वो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, है ना। आवश्यकताएं पूर्ति क्या? खान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये इन चीजों की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा से अपना जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी अच्छे से वो नहीं वहन कर सकते उस चीज को। तो ये सारी की सारी चीजें जहां होंगी वो कौन सी अर्थव्यवस्था होगी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। जरूरत की वस्तुओं को वो खरीद तो पाएंगे, लेकिन जो वो चाहते हैं, जैसे कि अभी उनके पास एक साइकिल है लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो एक बाइक खरीद लें, तो वो उनके इतनी आय ही नहीं है कि वो खरीद सकें। और क्योंकि वहां पर वो नहीं खरीद सकते, उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं है, तो जो बाइक का जो उत्पादन है वो भी वहां बहुत कम होता है। उत्पादन यदि वहां पर कम है, मतलब जो मांग है वो कम है वहां पर, तो फिर वो लोग सप्लाई भी कैसे करेंगे? और मांग अगर कम है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी? महंगी मिलेगी। और उनकी क्रय शक्ति है ही नहीं उनका वहन करने का, तो क्या करेंगे वो लोग लेकर? तो आप यहाँ पे समझ पाए कि किस तरह से अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में जो जीवन स्तर है वो कैसा होगा? वो निम्न होगा, है ना। वहां पर जो संसाधनों का दोहन है वो क्या है? अब अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को हम और कैसे समझ सकते हैं कि पहले तो वो कृषि प्रधान होगी, ठीक है। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र जो है उस पर ही उनकी डिपेंडेंसी रहेगी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता रहेगी उनकी, ठीक। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहां जो संसाधन है, संसाधनों का जो दोहन है वो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है,
संसाधनों का जो दोहन है वो क्या हुआ है, प्रारंभ ही नहीं हुआ है। संसाधन कौन से, हमने उसी दिन पढ़ा था कि संसाधन कौन कौन से, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। भूमि तो बहुत सारी है उनके पास, लेकिन श्रम नहीं है, और अगर भूमि और श्रम दोनों है तो वहां पूंजी नहीं है। पूंजी में दोनों चीजें आई थी, जो कि हमने बताया था कि हम उसे किस रूप में डिफाइन करेंगे, धन के रूप में भी और टेक्निक और मशीन के रूप में भी। ये क्या होती है, हमारी पूंजी होती है। आपको इन्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमारे लगातार क्लास में आगे पूरी सारी जो भी हमारी क्लासेस रहेंगी उनमें संसाधन चलेंगे, है ना। उनमें उत्पादन क्या है ये चलेगा। उत्पादन किस चीज का होगा, सेवाओं और वस्तुओं और सेवाओं का। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है ना। आगे हम देखते हैं विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था हमने देखी, और फिर हमने देखा विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, 3 टाइप हमने देखे थे। अभी हमने देखा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। वहां पर क्या है, जो निर्भरता है, जो आजीविका के लिए जो निर्भरता है वो किस पर है, प्राथमिक क्षेत्र पर है। ठीक है, आगे हम यहाँ देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था को हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सेकेंडरी और जो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर कौन सा है हमारा, टर्शरी सेक्टर जो हमारा है, तृतीय क्षेत्र जो हमारा है ना, टर्शरी सेक्टर का और सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पर रोल ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा रोल होता है विकसित अर्थव्यवस्था में। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है उनका जो रोल है वो ज्यादा होता है, बल्कि जो मैक्सिमम रोल होगा वो किसका होगा, मैक्सिमम जो रेशियो होगा वो किसका होगा, सर्विस सेक्टर का होगा, है ना। सर्विस सेक्टर, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, विकसित अर्थव्यवस्था। लेकिन इसी आधार पर नहीं, हम और भी आगे अभी बात करेंगे। आप थोड़ा सा और ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर हमारी बात आकर खत्म होगी। तो विकसित अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, अगर विकसित अर्थव्यवस्था में सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर की अधिकता है, मतलब इनका जो रोल प्ले जो ये हो रहा है ये ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी होगी, अधिक होगी। प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, अधिक होगी। प्रति व्यक्ति आय यदि अधिक है तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो चीजों का उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो वहां पर गरीबी कम रहेगी। गरीबी ना के बराबर होगी, और वो जब ना के बराबर होगी तो वहां पर जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है वहां पर जीने का वो अच्छा होगा। वो लोग एक लग्जरी लाइफ जी सकेंगे। समझ रहे हैं आप। तो विकसित अर्थव्यवस्था कहाँ की है, अमेरिका, है ना। अमेरिका, यूरोप, इन सब यहाँ की जो ये जो कंट्रीज है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है। इतना समझ पाए। अब पहले हम इसे नोट करते हैं, फिर आगे हम समझेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था को। पहले आप तीनों को नोट कर लें, या सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में केवल हमें सब पॉइंट्स लिखने हैं, सिंपली पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि आपके पास अगर बड़ा एक आंसर आएगा तब आपको पूरा मिला के कि अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था क्या है या इनमें अंतर क्या है ना। तो आप जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी या जो डेफिनेशन होगी उसको आप मिलाकर आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं पॉइंट्स में इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको जो आंसर देना है वो टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि 2 मार्क्स में आ जाए या हो सकता है 7 मार्क्स में। यदि ये 10 मार्क्स में आता है तो 10 मार्क्स में आपसे या तो दोनों में डिफरेंस पूछेगा या समानताएं पूछेगा, फिर आपको उसमें उसके डेफिनेशन लिख के समानता या डिफरेंस बता के उसके बाद निष्कर्ष पर आना है। और हमको जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां हमें डेटा भी डालना है ना। डेटा अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे, जब हम हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जब जीडीपी की बात करेंगे, जब राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, तब हम वहां डेटा यूज करेंगे। अभी हम एक समझ रहे हैं, अभी हम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरी भूमिका बना रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, किस आधार पर हमारी कौन सी जो अर्थव्यवस्था है हमने उसको कहाँ रखा है, क्यों कहा जाता है, विकासशील क्यों है, विकसित अर्थव्यवस्था अगर बनाने की ओर अग्रसर है तो उसकी पहचान क्या होगी, किस रूप में हम देखेंगे कि हमारी विकसित हो चुकी अर्थव्यवस्था, या होने के लिए, हमारे विकसित अर्थव्यवस्था होने के लिए हमारे पास क्या है, और जो पहले हमारी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी वो क्यों थी, है ना। इस सभी सेक्शंस को पहले हम जानेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे, उसके बाद हम डेटा लिखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ चीजों को करंट से भी ऐड करते हुए चलना है, कुछ चीजों को हमें लिंक करते हुए चलना है। जैसे कि अभी हम अगर हमारा जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो ये जो विशेषताएं हैं इनमें से 2-3 विशेषताएं तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। कैसी है,
खुली अर्थव्यवस्थाएं हमारी क्या है, प्राथमिक सेवा सेक्टर का जो रोल है अभी वो हम ज्यादा प्ले कर रहे हैं। ठीक है, किस टाइप की अर्थव्यवस्था है हमारी, विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमने अपनाया है, क्यों अपनाया है वो भी हम वहां समझ चुके हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे या आपको मिलाकर दिया जाएगा या आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, समानताएं पूछी जाएगी, तो वो आप वहां लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा लिखवाने के लिए इसलिए लिखवाने पर इसलिए जोर नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको वो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या आप उसे सर आपको बताएंगे कि किस तरह से। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या है या उसे किस रूप में हम जानेंगे। तो वहां पर क्या होगा, संसाधनों का जो दोहन है ना, संसाधनों का दोहन कैसी अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में। संसाधनों का जो दोहन है वो कैसी अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है। या तो वहां स्टार्ट ही नहीं हुआ है या अगर हुआ है तो वहां पर क्या हुआ है, अभी वो प्रारंभिक अवस्था में है। क्या होता है वहां पर, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय है ना, प्रति व्यक्ति आय। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी होगी, तो माना जाएगा कि ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो वो जो होगी $1035, $1035 से नीचे यदि आपकी आय है, निम्न से नीचे अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय है तो वो किस अर्थव्यवस्था में अपना रोल प्ले करेगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। समझ पा रहे हैं हम यहाँ पर। और हम इसमें क्या देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय हमने देखी। अर्थव्यवस्था में जो है वो प्राथमिक क्षेत्र अभी हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है ना, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो क्या होगा, अधिक होगा। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक होगा। और क्या होगा, टेक्निक्स है ना, जो टेक्निक होगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या होगा, वो वहां पर या तो डेवलप ही नहीं हुआ होगा या फिर अभी वो काफी कमजोर होगा, मतलब वो वहां पर अत्यंत खराब स्थिति में होगा। गरीबी बेरोजगारी की जो दर होगी वो क्या होगी, उच्च होगी। गरीबी की दर, बेरोजगारी की जो दर है वो वहां पर यहाँ पर क्या होगी, उच्च होगी, है ना, अधिक होगी। तो ये इतना आप समझ पाए क्या क्या होगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, है ना। आगे हो सकता है कि आपसे ये भी प्रश्न पूछ लें कि विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है या विकसित अर्थव्यवस्था की क्या है। विकसित अर्थव्यवस्था को तो हमें पूरा एक हमारे पास टॉपिक दिया हुआ है, विकसित अर्थव्यवस्था @2047। ठीक है, हमारी एक संकल्पना के रूप में हमने उसे स्थापित कर रखा है, जो अभी एक संकल्प यात्रा चल रही है मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संकल्प यात्रा चलाई जा रही है जिसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे हमें 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ अगर पूछा जाए हमसे कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है तो वो क्या कहलाएगी, वहां पर संसाधनों का जो दोहन है वो प्रारंभिक अवस्था में होगा, अति निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। अति निम्न प्रति व्यक्ति आय को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार $1035 से कम प्रति व्यक्ति आय यदि होती है तो वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। वहां पर टेक्निक्स कैसी होगी, टेक्निक देखो जब भी हम टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, मशीनरी की बात करेंगे तो वहां हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, वो क्वांटिटी में नहीं होती है कि कम है या ज्यादा है ना। वहां क्वालिटी पे बात होगी कि क्वालिटी कैसी है टेक्निक्स की। तो जो क्वालिटी है वो उच्च क्वालिटी नहीं है, अभी क्वालिटी अच्छी नहीं है, टेक्निक्स जो है वो कैसी है, अभी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, जो रोड बने हैं वो बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं। गरीबी और बेरोजगारी कैसी है, वहां पर अधिक है। क्यों है, क्योंकि जो हमारी जो निर्भरता है वहां के लोगों की जो आजीविका के लिए जो निर्भरता है वो कौन से क्षेत्र पर निर्भर है, वो प्राथमिक क्षेत्र पर। और प्राथमिक क्षेत्र में भी अगर वो लोग कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं, परंपरागत आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, परंपरागत आधार पर अगर है तो प्राकृतिक चीजों पर उनकी डिपेंडेंसी है, भाई बारिश होगी तो कृषि अच्छी होगी, सिंचाई के साधन जो है वो कम अवेलेबल है, तो बारिश यदि अच्छी हुई मतलब मानसून पर उनकी निर्भरता रहेगी, है ना। तो ये देखना होगा कि किस तरह से प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो वहां पर कितना है। आप यहाँ ये समझ पाए। आगे हम बढ़ते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगी कि हम एक बार विकसित अर्थव्यवस्था को देखें। विकसित अर्थव्यवस्था को हमने देखा कि क्या क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था की भी विशेषताएं हम एक बार देख लेते हैं कि संसाधनों का वहां पर क्या होगा,
संसाधनों का जो दोहन है वो कैसा हो चुका है? अधिकतम हो चुका है। अधिकतम हो चुका है या हो रहा है? अभी भी हो रहा है, अधिकतम दोहन हो रहा है। उच्च प्रति व्यक्ति आए हैं, उच्च प्रति व्यक्ति आए हैं। अब ये जो प्रति व्यक्ति आए हैं इसे हमने किस रूप में डिफाइन किया है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कितनी होगी? वो इन्होंने रखी है $12,535। ठीक है, यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय $12,535 से अधिक है तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ये वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन, वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है और कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हम इसे और अच्छे से नोट करेंगे, अभी आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, है ना, इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो तकनीक होगी वो कैसी होगी? तकनीक कैसी होगी? उच्च क्वालिटी की होगी। ठीक है, तकनीक की दृष्टि से ये जो देश होंगे वो कैसे होंगे? उच्च अग्रणी देश होंगे। और अर्थव्यवस्था में जो है सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर है ना, सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर है, इनका जो योगदान होगा वो कैसा होगा? वो अधिक होगा। ठीक है, वो क्या होगा? अधिक होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, पिछले शायद लास्ट ईयर के पेपर में ये पूछा गया था कि कौन से सेक्टर में अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका योगदान अधिक है, तो उसमें जो आंसर था वो था सेवा सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का, है ना, टर्शरी सेक्टर का। तो सेवा क्षेत्र का यदि योगदान इंडिया का ज्यादा है तो फिर इंडिया अभी तक विकसित क्यों नहीं हुआ, है ना? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 55% के अराउंड जो है, लगभग 55% का जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी में। जीडीपी क्या है ये हम अभी आगे के जो हमारे टॉपिक्स आएंगे, जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तब हम जीडीपी भी पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ आप ये मैंने एक बात कही है कि क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मूल्यांकन होगा वो जीडीपी के आधार पर होगा कि वो विकसित है या नहीं है ना, या विकासशील है। तो जीडीपी में जो इसका योगदान है वो कितना है सेवा क्षेत्र का? वो 55% है। तो फिर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित क्यों नहीं है ना? हम तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति, अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। वर्ल्ड बैंक की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार तो विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को उन्होंने कैसे बांटा है? वहां के निम्न प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बांटा है। लेकिन केवल एक ही चीज मायने नहीं रखती ना, केवल उसी की भूमिका नहीं है, भूमिका इस चीज की भी है कि कौन सा क्षेत्र कितना योगदान दे रहा है। तो अगर सेवा क्षेत्र का योगदान इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कितना है? 55% है। तो हम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में क्यों नहीं आते? ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। अब हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम देखें तो आजादी के पहले या आजादी के बाद, ठीक है, आजादी के कुछ वर्षों के बाद तक हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? अल्प विकसित थी। कैसी थी? अल्प विकसित थी, क्योंकि 70 से 80% जो जनसंख्या थी हमारी, जो नागरिक थे हमारे यहाँ के, जो वो आजीविका के लिए किस पर निर्भर थे? कृषि क्षेत्र पर, है ना। क्यों पहले हमारे यहाँ की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कही जाती थी, आपने पहले देखा होगा, पढ़ा होगा। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मतलब प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का रोल ज्यादा था, प्राइमरी सेक्टर का जो रोल प्ले हो रहा था वो ज्यादा प्ले हो रहा था, है ना। तो उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? अल्प विकसित थी। क्यों थी? क्योंकि हमारी प्राथमिक सेक्टर का योगदान हमारे इसमें ज्यादा था। अब क्या हुआ? हमारे यहाँ पर संसाधनों का दोहन होना तो शुरू हो चुका था, संसाधनों का दोहन होना शुरू हो चुका था। आजादी के बाद क्या हुआ? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से को हमने आगे बढ़ाते हुए हमने कौन से सेक्टर पर हम आगे बढ़े? उद्योगों की स्थापना हमने की। आपने देखा होगा उद्योगों की स्थापना की हमने। दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि इस देश की सहायता से हमने इस उद्योग की स्थापना की। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र को हमने बढ़ावा देना शुरू किया, मतलब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की ओर आगे बढ़े, है ना, सेकेंडरी सेक्टर की ओर आगे बढ़े। इस आगे बढ़ने में क्या हुआ? हमारे पास देखिए टेक्निक्स कैसी थी उस समय, हमारे पास जो टेक्निक थी या तो थी ही नहीं, और अगर थी तो वो कैसी थी? आधुनिक नहीं थी, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। और फिर क्या हुआ? संसाधनों का जो यूज करना था, है ना, संसाधनों का जो दोहन करना था
विनिर्माण संसाधनों का दोहन करने के लिए या विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास पूंजी का भी अभाव था। क्या था? पूंजी का भी अभाव था। अब पूंजी में दोनों चीजें आ गई, धन भी और टेक्निक भी या मशीनरी भी, है ना। और क्या था? हमारे पास रोजगार की कमी थी। ठीक है, रोजगार की कमी थी, गरीबी अधिक थी उस समय हमारे पास। तो इन सभी को देखते हुए हम अल्प विकसित से धीरे धीरे विकासशील की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, हम विकासशील की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन आजादी के बाद हम अल्प विकसित थे, फिर हम विकासशील हुए। भाई इतना टाइम हो गया, 75 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक हम विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर ही, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में ही स्थापित हैं। विकसित क्यों नहीं हो पाए? अच्छा, विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जो 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है ना, 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, तो हमारे पास भारत में ऐसी क्या संभावनाएं हैं कि इसका लक्ष्य 2047 तक रखा गया है? क्या पहचान है इसकी कि विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत? मतलब क्या ऐसे आधार होंगे जिससे हम ये माने कि हमारा जो भारत है वो विकसित होने वाला है ना। जो हमने संकल्प लिया है, संकल्प यात्रा जो शुरू की गई है, इस यात्रा में 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो वो लक्ष्य हम किस आधार पर रख रहे हैं, है ना। उसकी पहचान क्या होगी कि अब हम विकसित हो चुके हैं, तो उसकी पहचान क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय होगी। अभी हमने देखा यहाँ पर कि प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगी, है ना, 12,535 से यदि अधिक हुई हमारी प्रति व्यक्ति आय इंडिया की, तो हम क्या कहलाएंगे? हम विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। यदि संसाधनों का जो दोहन है वो हम उचित मात्रा में कर रहे हैं, उचित मात्रा में, है ना, जितनी जरूरत है उतना हम कर रहे हैं। अधिक मात्रा में अगर हम कर रहे हैं, अधिक इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमें उन्हें को खत्म कर देना है, मतलब उचित मात्रा में यदि हम उनका दोहन कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर गरीबी कम है, ठीक है, गरीबी कम है। यदि हम बेरोजगारी की दर को कम कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो हम क्या माने जाएंगे? हम विकसित अर्थव्यवस्था माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था। अच्छा, अभी तक हम क्यों नहीं हो पाए, है ना, ये भी आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अभी तक हम क्यों नहीं हो पाए। यदि हमारे पास एक अच्छी तकनीक आ जाए, है ना, उत्पादन की गति अगर हमारी अधिक हो जाए, उत्पादन को अगर अधिक गति मिले, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो अधिक होने लगे, उससे क्या होगा? अधिक होने लगेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो जो क्रय शक्ति है आपकी, क्रय शक्ति क्षमता जो है वो भी आपकी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस आएगा। जहां आप साइकिल पे चलते थे आप बाइक पर आ जाएंगे, और बाइक से आप सीधे कार पर आ जाएंगे, है ना। वो आपकी एक लग्जरी लाइफ में आप स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी। तो ये सब क्या होगा? और जो रिस्क लेने की संभावना है, देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो संसाधन के साधन जो हमने पढ़े थे, है ना, संसाधन कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, उद्यमशीलता, है ना। तो उद्यमशीलता का जो रिस्क लेने की जो संभावना है अभी इंडिया में क्या है? वो कम है। अभी कैसी है? रिस्क लेने की जो क्षमता है हमारी वो अभी कम है। आप देखिए यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कोई एक नौकरी मिल जाए, ठीक है। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि उन्हें एक बिजनेस स्टेबल करना है ना, बिजनेस स्टेब्लिश करना है। उनके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, वो कहेगी कि नहीं आप तो कोई एक अच्छी सी नौकरी कर लो, वही बहुत है, इसी में हमारा जीवन यापन हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करें, क्योंकि तो हमारे यहाँ क्या है? अभी फिलहाल हमारे यहाँ रिस्क लेने की जो क्षमता है वो क्या है? रिस्क लेने की क्षमता कम है। हमें इसे बढ़ाना है, ठीक है, हमें इसे बढ़ाना है। इसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ क्या चल रहा है? स्टार्टअप और स्टैंड अप, है ना, ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि आप आपकी स्किल्स को डेवलप करें और क्या करें? आप आपका स्टार्टअप शुरू करें, ठीक है। ये चीजें हो रही है। इससे क्या होगा? हम रोजगार, हम ये नहीं चाहेंगे कि हम कहीं नौकरी करें, है ना, हम किसी को नौकरी दें, हम रोजगार को बढ़ावा दें, बेरोजगारी दर को हम कम करें। तो रिस्क लेने की क्षमता जब हमारे अंदर कम हो जाएगी, स्टार्टअप स्टैंड अप योजनाओं को और अधिक जो वो फलीभूत हो जाएंगे, तब हमारे पास क्या होगा? हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। अभी हम उस दौड़ में चल रहे हैं, अभी हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अब ये सवाल जो अभी हमने कहा था कि अभी तक हम क्यों नहीं कर पाए, है ना, तो इसके लिए क्या होता है कि किसी भी देश, मतलब कोई भी जो देश होता है उसमें एक विकास का क्रम होता है, विकास का क्रम होता है। तो ये जो विकास का क्रम है ये क्या कहलाता है? क्या होता है?
सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बाद आपका आता है सेकेंडरी, और उसके बाद आपका आता है टर्सरी सेक्टर। तो पहले हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये प्राइमरी सेक्टर है, इससे ऊपर उठकर हम किस में आ जाए, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाते हुए हमें क्या करना है, टर्शरी सेक्टर को और ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। हमें यहाँ पर और ऊपर तक जाना है। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर हमारी जो निर्भरता है वो हमें क्या करनी है, कम करनी है। ऐसा नहीं है कि ये कृषि प्रधान है तो हमें कृषि करना बंद कर देना पड़ेगा, नहीं। कृषि को हम परंपरागत तरीके से ना करके उसमें नई नई टेक्निक्स का यूज करके आधुनिक तरीके से कृषि करेंगे, जिससे उत्पादकता भी बढ़े और जिससे जो फसल जो हमारी उत्पादित हो रही है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हम कम करके हम किस पर बढ़ा लेंगे, हम सेकेंडरी सेक्टर पर बढ़ा लेंगे। और सेकेंडरी सेक्टर पर जब बढ़ेगी तो टर्सरी सेक्टर में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अब हुआ क्या था, इंडिया क्यों पीछे रह गया इस सेक्टर में, यहाँ पर हमने क्या मतलब क्यों हम पीछे हैं, अभी तक हम विकासशील क्यों हैं, विकसित क्यों नहीं हो पाए, है ना। इतने सालों में हमें विकसित हो जाना चाहिए था। तो हम क्या हुआ, ये जो हर एक अर्थव्यवस्था या जो ये एक विकास का क्रम है, इस विकास के क्रम को इंडिया ने कहीं ना कहीं तोड़ दिया। कैसे, किस रूप में, आप इसको अच्छे से समझिए कि आजीविका के लिए, है ना, आजीविका के लिए प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है, इसकी जो निर्भरता है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। हमने इसे कम तो की, हमने इसे 1947 के बाद से, है ना, उसके कुछ सालों बाद से हमने कृषि पर जो हमारी आजीविका है उस पर निर्भरता तो हमने कम की, लेकिन हमने जो ये सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर में हम उतने आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों नहीं बढ़ पाए, उस समय 1991 का जो क्राइसिस था, है ना, जो 1991 में जो हमारे पास समस्या आई, इस समस्या में जब हमने इस समस्या को सुलझाया, है ना, जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, तो क्या हुआ, हम प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट हम कहाँ आ गए, टर्शरी सेक्टर पर आ गए। ये वाला जो सेक्टर है ये हमारा अधूरा रह गया, है ना। द्वितीय क्षेत्र में हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए, विनिर्माण क्षेत्र को हमने उतनी बढ़ोतरी हमारे इसमें नहीं हो पाई। हम डायरेक्ट, कंडीशंस थी, क्या कंडीशंस थी, वो जब हम 1991 का मामला जब हम पढ़ेंगे, है ना, देखिए उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये जब हम वैदेशिक सेक्टर को पढ़ेंगे, वैदेशिक क्षेत्र के बारे में जब हम पढ़ेंगे, मतलब उस सेगमेंट को जब हम पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ना। 1991 बार बार क्यों जिक्र में आ रहा है, इसकी एक जो भूमिका है ये हमें बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि इससे रिलेट करके आपको कोई ऐसे दे दे, आपसे पूछा जाए कि उदारीकरण की जो नीति थी वो कब लाई गई और क्यों लाई गई, या वो कितनी सार्थक हुई, कितनी प्रासंगिक थी, कितना उसका इम्पोर्टेंट रोल था या नहीं था, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव आपको वहां लिखने होंगे। तो यहाँ हमें इन चीजों में हमें इतना नहीं उलझना है, आगे बढ़ना है। क्या हुआ, हम हमारा प्राइमरी सेक्टर से हम डायरेक्ट कहाँ आ गए, सेकेंडरी सेक्टर को हमने छोड़ दिया और हम डायरेक्ट कहाँ आ गए, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। कैसे आ गए, हमने जो विकास की प्रक्रिया है उसका जो क्रम था उसे हमने फॉलो नहीं किया, है ना। हम क्या आ गए, प्राइमरी से डायरेक्ट हमने टर्शरी पर आ गए। आजादी के समय जो है 70 से 80% जो जनसंख्या थी वो क्या थी, आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, इस पर हमने बात की। और औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, कम था। हमने उद्योग स्थापित तो किए, लेकिन अचानक से हमारे पास क्या आई, समस्या आ गई। और समस्या हमारे पास कौन से कब आई, 1991 में। 1991 में तो हमने इस समस्या के लिए जो उपाय किए, उस उपाय से सीधे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो किस में आ गई, प्राइमरी सेक्टर से जंप करके सीधे के सीधे टर्शरी सेक्टर पर आ गई। हमने इसमें अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत थे उनका हमने इसका पालन नहीं किया। हमारी इकोनॉमी की जो संरचना थी, जो स्ट्रक्चर था, वो कैसा हो गया, वो बिगड़ गया। संरचना कैसी हो गई, बिगड़ गई थोड़ी सी। तो जो नींव है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो नींव है वो अभी कैसी है, कमजोर है ना। अभी कैसी है हमारी अर्थव्यवस्था की नींव, कमजोर है। इस अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने के लिए हमने क्या अभियान चलाया, देखिए, मेक इन इंडिया। पढ़ा है आपने, सुना है इसके बारे में बहुत अच्छे से। क्या हुआ, मेक इन इंडिया हम क्यों लाए, विदेशी कंपनियों को हम कह रहे हैं कि वो भारत में आकर, है ना, भारत में आकर वो अपनी विदेशी मतलब कंपनियां यहाँ पर लगाएं और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें,
ठीक है। मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें। क्या करें? निवेश करें, है ना। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें। ये निवेश करेंगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ विनिर्माण क्षेत्र जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा? उनके जीवन स्तर में, जो उनका जीवन जीने का जो तरीका है उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना कि विदेशी कंपनियों को हम क्या कह रहे हैं कि वे भारत में आकर मेक इन इंडिया के माध्यम से, है ना, मेक इन इंडिया के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश कर, ठीक है, उस पर विनिर्माण क्षेत्र पर हम फोकस्ड हो जाए। समझ पा रहे हैं आप? अब विनिर्माण क्षेत्र को यदि हमें बढ़ाना है, विनिर्माण क्षेत्र को यदि हमें बढ़ाना है तो हमें क्या है? देखिए, कल हमने देखा था द्वितीय क्षेत्र की हमने बात की थी, इसीलिए मैंने कल आपको ये द्वितीय तृतीय क्षेत्र बताया ताकि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। द्वितीय क्षेत्र की हमने बात की थी जिसमें हमने देखा था कि कच्चा माल प्लस पूंजी, है ना। पूंजी में दोनों चीजें आ जाती हैं, धन भी आ जाता है, मशीनरी भी आ जाती है, टेक्निक्स भी आ जाती है, ठीक है, टेक्निक भी आ जाती है। कल हमने देखा था कि कच्चा माल और टेक्निक या मशीनरी की सहायता से जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन से सेक्टर में आता है? वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत के पास क्या है? कच्चा माल तो अवेलेबल है हमारे पास कच्चा माल काफी मात्रा में, लेकिन हमारे पास किस चीज का अभाव है? पूंजी का अभाव है ना। फिर से आप ये देखना, उस दिन जो हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने देखा था कि समस्याएं क्या है हमारे पास, या तो संसाधनों का अभाव है या संसाधनों को आवंटित करना, किस उचित मात्रा में आवंटित करना, यह हमारे पास मेन समस्या है ना। यहाँ पर यही चीज फॉलो होगी। पूंजी, हमने उत्पादन के साधनों को देखा था, कौन कौन से थे संसाधन, कौन कौन से थे हमारे पास? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो अभी हमारे पास कौन सा जो संसाधन है उसकी कमी है? पूंजी, है ना। पूंजी में हमारे पास ऐसा नहीं है कि धन की कमी है, धन है, अभी भी इंडिया में धन की कमी नहीं है, बस क्या है कि वो कुछ लोगों के हाथ में है ना, सभी के पास डिवाइड नहीं है। कुछ 2% 3% लोगों के पास बहुत ज्यादा है और बाकी की जो पॉपुलेशन है उनके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? आय की असमानता है। यह हम आगे देखेंगे कि आय की असमानता क्या है। फिलहाल हमें ये देखना है कि पूंजी किस रूप में, टेक्निक के रूप में या मशीनरी के रूप में अभी हमारे पास पूंजी का अभाव है। ये इस अभाव की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस अभाव की समस्या को दूर करने के लिए हमने कौन सा अभियान शुरू किया? हमने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया। मेक इन इंडिया अभियान हमने शुरू किया, ठीक है। अब यदि मेक इन इंडिया अभियान के माध्यम से या जो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ जो निवेश करेंगे उससे क्या होगा? हमारे यहाँ जो पूंजी का जो अभाव था वो पूंजी का अभाव दूर होगा, वो पूंजी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। और वो खत्म हो जाएगी और यदि वो खत्म होती है तो अब वापस से हम यहीं आते हैं। क्या होगा? वो यदि खत्म होगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यदि बढ़ेगी तो हमारे यहाँ क्या होगा? गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, बेरोजगारी की दर कम होगी, हमारे यहाँ जो संसाधन है उनका दोहन अधिक मात्रा में हो पाएगा, ठीक है। सभी संसाधनों के जो सभी साधन है उनको बराबर मात्रा में उनकी सभी उनका पारिश्रमिक मिलेगा, भूमि को रेंट मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। और जो आर्थिक क्रियाएं होंगी, आर्थिक क्रियाएं क्या क्या? उत्पादन करना, उपभोग करना, विनिमय करना और उपभोग करना, है ना, या वितरण करना। ये जो सारी क्रियाएं हैं ये सही क्रम में चल पाएंगी। सही क्रम में चलेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? विकासशील से हम किस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाएंगे? विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। तो आप ये समझ पाए कि अभी हम विकसित क्यों नहीं है, अभी हमारी अर्थव्यवस्था विकासशील क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो हम यदि देखा जाए तो $12,535 जो प्रति व्यक्ति आय रखी गई है, इसको हमें यहाँ तक मतलब विकासशील हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी क्या क्या करना होगा? संसाधनों का दोहन उचित मात्रा में करना होगा, अधिक मात्रा में करना होगा। प्राथमिक सेक्टर और जो हमने सर्विस सेक्टर है, जिसके हमारा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है इंडिया का, जो अभी 55% है, इसे हमें यहाँ रखते हुए जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका जो योगदान है वो हमें बढ़ाना है। वो बढ़ाने से ऑटोमेटिक हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार होगा, क्रय क्षमता शक्ति जो है वो बढ़ेगी और क्या होगा? हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे, है ना। 2047 तक हम अपने इस लक्ष्य को पा सकेंगे।
तो आप यहाँ ये समझ पाए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील क्या है और विकसित क्या है। कल की क्लास में हम इसे नोट करेंगे और अच्छे से थोड़ा समझेंगे और फिर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।